इस पर चर्चा किया जाए कि ये जो धरना और आंदोलन है और वर्तमान में जो लोकतंत्र है, इनका आपस में रिश्ता क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को कुछ इस विषय में पता नहीं। उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो करने चाहिए, धरना आंदोलन तो होने ही चाहिए। तो ये जो भ्रम है, ये किस कारण से है, थोड़ा इसको बताएंगे, और इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये भी बताएंगे, जिससे कि कुछ अंदाज आए कि चल क्या रहा है, और फिर अपने मन में ये भी विचार आए कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस विषय को हमने आज यहाँ रखा है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि चक्कर क्या है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है कि लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र है, यही तो होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, और क्या होगा। अब ये इतनी बड़ी विचित्र चीज है, लेकिन लोगों के दिमाग में हो गया है कि ये तो ऐसे ही होगा। तो इसका सोर्स क्या है ये जानना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गया है कि लोकतंत्र का मतलब है धरना प्रदर्शन करो, लेकिन ये कब हुआ? पहले तो कभी नहीं था। पहले अगर किसी राजा का कोई निर्णय, और पहले राजा मतलब छोटे छोटे राज्य रहते थे, एक चक्रवर्ती सम्राट रहता था। चक्रवर्ती सम्राट के पास जाने तक तो शायद ही कोई प्रकरण आता था, क्योंकि ज्यादातर निर्णय तो पंचायत के स्तर पर निपट जाते थे, है ना। इसके बाद फिर गांव पंचायत, खाप पंचायत, इसमें हो गए। फिर भी अगर कोई मामला बचा तो अपने छोटी सी जो जागीर होती है, जागीरदार होते थे जिन्हें अब कहते हैं, उसमें चले गए, और नहीं तो एक राज्य में चले गए। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत से राजा होते थे जिनको अभी आप लगभग जिलाधिकारी स्तर का कह सकते हैं। आजकल के डीएम के पास जो ताकत होती है वही उन राजाओं के पास होती थी। कुछ बड़े बड़े राजा होते थे जैसे कि प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं, और एक सारे देश का कोई चक्रवर्ती सम्राट कभी होता था, कभी नहीं होता था, तो उनके पास कम जाते थे। लेकिन जब सामान्यतः है किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में अगर लोगों को राजा का कोई निर्णय अप्रिय लगे तो वो कभी कभी अनशन करते थे। तो उससे राजा या राजा के कर्मचारी जाके उनको मना लाते थे, क्योंकि बड़ी कोई न्यायोचित मांग होती थी। ये ऐसा परंपरा थी। परंपरा इसलिए भी थी कि अगर आप मनमानी करेंगे तो जाति से निकाल दिए जाएंगे, गांव में दंड दे दिया जाएगा, खाप पंचायत दंड लगा देगी, तो आप इससे मनमानी नहीं कर सकते। यानी अंकुश था, परिवार का अंकुश कि हमारे कुल की ये परंपरा है, ये मर्यादा है, फिर गांव का अंकुश, फिर खाप का अंकुश, शास्त्रों का अंकुश। तो इनके कारण कोई मनमानी मांग नहीं कर सकता था। तो इसलिए भारत में तो ये कोई इस तरह धरना प्रदर्शन ये किसी प्रजातंत्र का लक्षण नहीं माना जाता था। और प्रजातंत्र तो स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री जो अमेरिका के बहुत निकट हैं और अमेरिका के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, दुनिया भर में घूम आए हैं, उनका भी कहना है कि भारत में बहुत प्राचीन काल से जनतंत्र है, और सारे ही नेता कहते हैं। गांधी जी भी कहते थे, जवाहरलाल भी कहते थे, इंदिरा गांधी भी कहती थी, राम मनोहर लोहिया भी कहते थे, जयप्रकाश नारायण भी कहते थे, और अटल जी भी कहते थे, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, नरसिंह राव भी कहते थे। तो जब इतने प्राचीन काल से जनतंत्र था तो उसमें धरना प्रदर्शन को प्रजातांत्रिक होने का अधिकार लक्षण क्यों नहीं माना जाता था, और अब क्यों माना जाता है? इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो वर्तमान राज्य व्यवस्था है वो यूरोप की नकल की, भारत की जो अत्यंत प्राचीन काल से राजकीय व्यवस्थाएं रही हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ये यूरोपीय ढंग का जो राज्य का ढांचा है उसमें धरना और आंदोलन कब से शुरू हुआ ये जानना चाहिए बहुत संक्षेप में। क्योंकि पहले तो यूरोप में एक तरह से गुलामी प्रथा ही बहुत थी। चर्च का जब से साम्राज्य फैला, वो मनुष्यों को बेचते थे गुलाम बना बना के, जबरन किसी को भी पकड़ ले हट्टे कट्टे को। कौन लोग बेचते थे? जो रॉयल फैमिलीज के लोग होते थे और चर्च के बड़े बड़े पादरी लोग, ये किसी को भी पकड़ लें और बेच दें, उसी से गुजर बसर करते थे, दूसरे देशों में बेचते थे। खासतौर से
जब से उनको पता चल गया कि अफ्रीका में गुलाम हैं, या जब अमेरिका में जाके ये लूट मार करने के बाद बसे 16वीं शताब्दी से, उसके पहले तो इनको दुनिया का ज्ञान ही नहीं था। मालूम ही नहीं था कि धरती गोल है, धरती को चपटी मानते थे। और आगे जाएंगे अपने देश की सीमा से आगे समुद्र में तो अतल गर्त में घुस जाएंगे, फिर वहां कोई घोर अंधकार है और धरती उसके आगे नहीं है। लेकिन जब मार्को पोलो चीन और भारत का प्रवास करके लौटा तो पता चला कि नहीं नहीं, उसने कहा तो फिर किस्सा फैला धीरे धीरे, मौखिक से लिखित, कुछ मौखिक चला कुछ लिखित चला, धीरे धीरे उन लोगों को पता चला। तो जो वहां घबरा रहे थे कि खाने पीने को भी नहीं है, बड़ा दुख है, वो छोटी छोटी डोंगी लेके समुद्र के किनारे किनारे यहाँ वहां निकले, जहाँ उनको मिल गया। कुछ पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पहुंचे उसी को कह देते थे यही इंडी है। तो पहले अमेरिका तरफ गए तो उसको कहे यही इंडी है, फिर बाद में जब भारत का पता चला तो कहा कि नहीं नहीं ये रेड इंडियन था, ये असली इंडियन है। वो पुरानी बात है। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद से, यानी 1501 से इनको दुनिया का कुछ ज्ञान, बहुत से लोगों को, सबको तो नहीं हुआ था यूरोप के, लेकिन कुछ को हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने गुलामों माने कहीं से पकड़ के अफ्रीका से और अपने 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 देश से भी हट्टे कट्टे मजदूरों को, गुलामों को पकड़कर वहां बेचते थे। कुछ अफ्रीका में बेचते थे, बाद में अमेरिका में ले जाके बेचने लगे। तो गुलामों के व्यापार के धंधे चलते थे। 90% लोग गुलाम और थोड़े से लोग रायर और थोड़े से लोग दर्ज के वो। तो ये इनका था। तो इसमें क्या हुआ कि जिन्हें सर्प कहते हैं वो वस्तुतः वहां के किसान होते थे, और जो अपने को किसान कहते थे असली भूस्वामी वो जागीरदार होते थे। और उनको जिन्हें किसान कहते हैं उसमें से कुछ लोग फ्री होल्डर भी होते थे कि छोटा छोटा प्लॉट मिला है, लेकिन ज्यादातर भूदास यानी वो वहां के जागीरदार के नौकर के रूप में खेती करते थे। अनाज सब उसका स्वामी का, और इनको उसका कुछ अंश मिल जाए, ऐसे चलता था। तो चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या थी तो इनमें से हर देश में किसान जिन्हें कहते हैं, जो कि वस्तुतः वहां लगभग गुलामी का ही जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जमीन थी, तो वो आपस में संगठित होकर और गुलामों को साथ लेके विद्रोह करते थे। ये विद्रोह बहुत प्रसिद्ध हैं, उसको पीजेंट रिवॉल्ट कहते हैं। आप कभी भी यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे भयंकर भयंकर पीजेंट रिवॉल्ट होते रहे। जैसे सबसे पहले मैंने उसमें से कुछ का नोट किया है, बहुत ज्यादा, बहुत विद्रोह, किसानों के विद्रोह होते रहे। तो फ्रांस में सबसे अधिक पहले विद्रोह हुआ, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा भारी अपने आप को होली रोमन एम्पायर का ही पार्ट कहता था। जर्मनी और फ्रांस दोनों में होड़ मची थी कि हम हैं होली की तुम हो होली, हम हैं पवित्र की तुम हो पवित्र। तो जब फ्रांस के केंद्र में फ्रांस को केंद्रीय सत्ता मिली तो वहां जो अत्याचार हुए उसमें एक 1323 14वीं शताब्दी ईस्वी में, जिसे वो फ्लेमिश रिवोल्ट कहते हैं, वहां के किसानों ने विद्रोह किया। और उसको वहां की रॉयल एयर आर्मी कहते थे, क्योंकि जो आधुनिक ढंग की सेना है वो तो 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले यूरोप में कभी थी नहीं। तो उस समय क्या है, जागीरदार लोग अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ी अलग रखते थे, और जो रॉयल फैमिली जो हाउस होता था, रॉयल हाउस, वो अपनी एक सेना छोटी अलग रखता था, उसी को रॉयल आर्मी कहते थे। तो रॉयल आर्मी ने कुचल दिया उसको। इसके बाद 1358 में फिर किसानों ने विद्रोह किया, तो फिर जागीरदारों की सेना ने जगह जगह उनको कुचल दिया। इसी प्रकार 1381 में इंग्लैंड में बहुत बड़ा किसान विद्रोह हुआ, जिसको दो पादरियों ने नेतृत्व किया। बड़ा प्रसिद्ध है वो इतिहास में, वाट टाइलर और जॉन बॉल। तो इन लोगों ने नेतृत्व किया। इनसे राजा ने कहा अच्छा बात करते हैं, फिर उनको घेर के मार बोल दिया। नागरिक अधिकारों की ये स्थिति थी। इसी प्रकार 1528 1500 बल्कि 24-25 में जर्मनी में इसी तरह के विद्रोह हुए। उनको भी वहां के जागीरदारों ने अलग अलग, क्योंकि तब तक जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं बना था। आपको हमने और केडिया जी ने दोनों ने अपने व्याख्यानों में बताया है कि वो तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहले नेशन स्टेट बना है 1871 में। तो इसलिए उसके पहले तो जगह 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 300 जागीरें थी जर्मनी की, 300 जागीरों में बटा हुआ था। सब जगह विद्रोह हुए, तो 300 में से लगभग 50-60 जगह विद्रोह हुए, वहां के जागीरदारों ने कुचल दिया। फिर जब दुनिया का इसी तरह आयरलैंड में विद्रोह हुआ, उसको भी कुचल दिया। ऐसे बहुत पूरा इतिहास है।
तो मनुष्य के भी, सामान्य मनुष्य के अधिकार भी किसी को नहीं थे, सबको नाम जैसा ही दी गए थे, सिवाय रॉयल फैमिली और चर्च के लोगों के। फिर जब दुनिया से लूट का माल आया तो इन्होंने सोचा अरे भाई ये बहुत विद्रोह करते हैं तो इनको भी थोड़ा बांट दो, तो बांटना शुरू हुआ। फिर 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार वहां ये कहा गया कि जो भी बालिग है, पहले 21 साल की उम्र थी, जो 21 साल से ऊपर है वो सब बालिग है, उसको वोट का अधिकार है। तो सबसे पहले फिनलैंड में ये अधिकार मिला, इसके बाद फिर इंग्लैंड वगैरह में भी मिला, अलग अलग है, कहीं 1925, कहीं 1936, सारी जगह, कहीं 1945, कहीं 1960 में भी जाके मिला है। लेकिन सबसे पहले 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से शुरू हुआ, तो फिनलैंड में सबसे पहले हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो भी बालिग है उसको, सबको हम अधिकार दे देते हैं। तो ये क्या है, 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार यूरोप के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। उसके पहले केवल जागीरदार लोग और रॉयल फैमिलीज के लोग और चर्च के बड़े पादरी, इनके ही वोट से सरकारें बनती थी। तो जब नागरिक अधिकार मिला तो फिर वोट भर का अधिकार मिला, तब भी असंतोष बना रहा। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई हम असंतोष के बारे में जान ही ना पाए और अचानक किसान विद्रोह कर दें, मार डालें, घेर लेते थे, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको कुछ कम से कम अभिव्यक्ति का अधिकार दो, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ये अधिकार 20वीं शताब्दी में मिला। उसी समय इंग्लैंड ने 1857-58 में इंग्लैंड का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के भारत में उनकी सारी जागीर, जो भी उनका कंपनी का व्यापार था, उस पर कब्जा कर लिया और बोला कि अब हम आज से भारत का भी शासन करेंगे। तो आधे भारत में ब्रिटिश शासन हो गया। तो यहाँ के लोग भी वहां जा जाके पढ़ने लगे, तो उनको पता चला कि अच्छा, धरना आंदोलन वगैरह का अधिकार इंग्लैंड में मिला हुआ है। तो इन्होंने यहाँ भी कुछ अधिकार दिए, कुछ तो अभी जैसा तो नहीं था, तरह तरह के प्रतिबंध थे, प्रेस में भी प्रतिबंध था, नागरिक अधिकारों में भी प्रतिबंध था, लेकिन कुछ नाटक, नया नया इंग्लैंड अपने को बता रहा था कि हम भी मानवाधिकार के रक्षक हैं, तो भारत में भी दिया। तो उस समय सबसे पहले 1858 में इन्होंने ये कहा कि भारत के लोग, इनको सबको शस्त्र धारण का अभ्यास है, वीरता का अभ्यास है, और भारत के हर 5 में एक आदमी जीविका अपने शस्त्र से चलाता था। ये स्वयं अंग्रेजों का लिखा है कि 20% ऑफ मेल पॉपुलेशन, यानी 20 पुरुषों में 100 पुरुषों में से 20 पुरुष यहाँ आर्म्स के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा ही जीविका चलाते हैं, माने सैनिक होते हैं, प्रहरी होते हैं और सैनिक होते हैं आदि। तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि हमारी जो सरकार है उसकी अनुमति के बिना, यानी जो जिलाधिकारी होंगे, तहसीलदार होंगे, ये भी उन्होंने व्यवस्था पहली बार बनाई। उसके पहले तो दूसरे ढंग की व्यवस्था थी, हिंदुओं की अलग, मुसलमानों की अलग। उसमें हिंदू व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर थी, उस पर बहुत पुस्तकें भी हैं, उस पर किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। तो उस सबको समाप्त करके इन्होंने कहा कि हमारे तहसीलदार की, हमारे स्थानीय अधिकारी की अनुमति से ही तुम शस्त्र रख सकते हो। उसको इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट 1858, 1861, और फिर बाद में वो 1878 में उसको अंतिम रूप दिया गया। तो तब ये हुआ कि क्रांतिकारी जो थे वो तो कहीं छिप छिप के रिवाल्वर, माउजर वगैरह ले लेते थे, लेकिन कितना करेंगे। और इस बीच इन्होंने, कंपनी ने जो अपने कंपनी की चौकीदारी के लिए जिनको गार्ड्स के रूप में नियुक्त किया था, उसको ही आर्मी कहने लगे थे, रॉयल बंगाल आर्मी कहा। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और बाकी कुछ लोग भी, अन्य जातियां भी थी, क्षत्रिय जातियां भी बड़ी संख्या में थी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मुख्यतः थे, अन्य जातियां भी थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बातें करते हैं कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं और सब अच्छा करने आए हैं, और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, हमारे राजाओं का राज्य छीन रहे हैं, तो संयुक्त रूप से इनको मारना शुरू किया। मंगल पांडे आदि के नेतृत्व में, फिर रानी झांसी उनके नेता बने, तात्या टोपे, नानाजी पेशवा आदि पे विशाल एक संघ है, उसने नेतृत्व किया। लेकिन बहुत से राजाओं ने सोचा कि अरे इनसे मिल लें तो हम उसको पीट लें, आपस की प्रतिस्पर्धा। हिंदू राजा जो है सोचते थे उस मुसलमान को मारते, मुसलमानों ने इनसे पहले ही दोस्ती कर ली कि नई शक्ति है इंग्लैंड, नई शक्ति के रूप में बढ़ रही है, तो हम इससे दोस्ती कर लें। तो इस तरह जो धर्मनिष्ठ हिंदू राजाओं ने प्रयास किया था, उसके विरुद्ध
राज्य के लोभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वो फेल हो गया। तो आगे भारत में हिंदू राजाओं से और मुस्लिम नवाबों से संधि करके अंग्रेज पहली बार आगे भारत में शासन में आ गए। तो वहां के जो लोग थे, जो लंदन जाके पढ़ते थे, उनको जब पता चला तो धरना प्रदर्शन, उन्होंने कहा कि अब तो हथियार नहीं रखे जा सकते, इनकी अनुमति से हथियार रखो। वो उसकी रिपोर्ट लेते रहते थे, जहां जरा भी तनाव दिखे वो हथियार जब्त कर लेते थे, जो अभी तक नीति चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते हैं। तो धरना और प्रदर्शन भारत में कब शुरू हुआ? ब्रिटिश भारत में जब हिंदुओं के शस्त्र छीन लिए गए, अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कर लिया, तब बहुत बड़े सूझबूझ से, लेकिन अधिकारों से वंचित, शस्त्र से वंचित, यानी दबे हुए हिंदुओं ने और कुछ मुसलमानों ने भी धरना और प्रदर्शन शुरू किया। तो धरना और प्रदर्शन कौन करता है? जो शक्तिहीन हो, निरीह हो, जिसके पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक तो ये है कि तुम हमारे साथ अन्याय करो तो हम तुमको मारें, और राज्य अच्छा वो है जहां सबका प्रतिनिधित्व हो, सबकी बात सुनी जाए। दो ही चीजें हिंदुओं को पता थी। लेकिन मुसलमान भी बीच बीच में मनमानी करते थे, तो थोड़ा भय भी था कि राज्य जिसके पास आएगा वो मनमानी भी कर सकता है। तो बड़ी ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अंग्रेज हैं, ये कम से कम ये कह रहे हैं कि अपनी बात तुम अगर शांति से कहो तो मान लेंगे। तो शांति से लोगों ने कहीं गौरक्षणी सभाएं बनाई, कहीं हिंदू महासभा वगैरह जो भी बने, उसके द्वारा फिर कांग्रेस बन गई। कांग्रेस तो अंग्रेजों ने ही बनवाई, जिससे पता चलता रहे कि क्या चल रहा है हिंदू समाज में मुख्यतः और भारतीय समाज में। तो उसके कारण उनको पता भी चलता रहा और ये आंदोलन होते रहे। तो आंदोलन सामान्यतः कमजोर लोग करते हैं, जिनके पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है। शासक कभी आंदोलन नहीं करते। जो अंग्रेजों के बड़े बड़े मित्र थे, राजा या बड़े वकील आदि, वो तो आंदोलन शुरू में नहीं करते थे। बाद में अंग्रेजों ने देखा कि ये तो भारतीय लोग बहुत आगे हमारा जाके विरोध करेंगे, तो उन्होंने बहुत से अपने लोगों को भी संकेत किया। तो बड़े बड़े वकील जो अंग्रेजों के मित्र थे वो भी राजनीति में आ गए, कांग्रेस में। तो लेकिन वो अंग्रेजों के इशारे पर ही आंदोलन करते थे। तो कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो शासन के संकेत पर किए जाते हैं, जिससे कि बाद में शासन ये बताए कि अच्छा तुमने ये मांग की थी, चलो हम चुप के तुम्हें मान लेते। तो ये एक नाटक है। आंदोलनकारियों की मांग मानना या न मानना सदा शासन के विवेक पर रहता है। यूरोप के तर्ज का भी शासन चल रहा है, उसकी बात बता रहे हैं। क्योंकि धर्म का तो वहां कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। भारत में क्या था? भारत में ये था कि राजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गांव का आदमी हो, तो उसकी प्रेरणा भी यही थी और न्याय का आधार भी यही था कि धर्म क्या है, उस क्षेत्र के लोगों का धर्म क्या है, उनका स्वधर्म क्या है, उनके व्यवसाय में पहले से परंपरागत क्या मान्यताएं चली आ रही हैं, जिनके बीच झगड़ा हुआ है, उसमें क्या धर्म माना जाता था, क्या अधर्म, किसी के आधार पर निर्णय होता है, वो तो बचा नहीं। तो अब ये हुआ कि साहब शांतिपूर्वक अपनी बात कहो और बार बार कहो, तो जो शासकों को लगेगा कि ठीक ठाक है वो मान लेंगे। लेकिन अंग्रेज इतने दूर थे कि इसमें भी वो पूरी शक्ति निचोड़ लेते थे। यानी इधर तो कहते थे कि ठीक है तुम ये आंदोलन करो तो हम मान लेंगे, लेकिन इधर जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो जितना हो सके विरोध करते थे, लाठीचार्ज भी करते थे, आंसू गैस के गोले भी छोड़ते थे। ज्यादा विरोध हो गया भावना में आके तो गोलियां भी चलाते थे। जलियांवाला बाग तो प्रसिद्ध है, लेकिन और भी कई बार, बहुत बार गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया। तो धरना और आंदोलन करने वालों के साथ ब्रिटिश शासन का व्यवहार क्या था? शुरू में तो अनुमति देना, लेकिन ज्यादा बड़ी मांग हो या ज्यादा बड़ी भीड़ हो या दबाव बढ़े तो लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, जो भी प्रतिरोध हो सकता है वो करें। ये धरना प्रदर्शन का संपूर्ण है। तो गांधी जी ने भी सोचा कि अब हम, गांधी जी वैसे भी शरीर से कमजोर थे और वीरता का भाव उनमें नहीं था जैसे बाकी लोगों में था, वीर सावरकर में या चंद्रशेखर आजाद में या सत्येंद्रनाथ सान्याल में या सत्येंद्रनाथ बख्शी में। लेकिन हजारों हजार क्रांतिकारी जो थे, खुदीराम बोस हो, चाहे बटुकेश्वर दत्त हो, चाहे प्रीतिलता और कल्पना दत्त हो, हजारों हजार क्रांतिकारी जो अनुशीलन समिति थी बंगाल की, उनमें जो वीरता थी कि भाई
माउजर का पिस्तौल का इस्तेमाल करो और इनको मारो, मार के डरा दो कि ये चले जाएं भारत से। तो वो तो उन्होंने भारतीय सिपाहियों की मदद से ही उनको ये कह के कि अब तुम हमारे से तनख्वाह लेते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, और तब तक लोगों में ये भावना थी कि भाई कर्तव्य करना चाहिए। तो भारतीयों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया, और भारतीयों ने ही, जो देशभक्त और धर्मनिष्ठ भारतीय हैं, उन्होंने विरोध किया। जो लालची और थोड़ा कमजोर चरित्र के थे उन्होंने साथ दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों से ही क्रांतिकारियों को मरवाया। तो और शस्त्र का जो नियम बनाया, तो शस्त्र रखना बहुत कठिन हो गया। तब गांधी जी, सबसे पहले लोकमान्य तिलक आदि ने उसका उपयोग किया। लोकमान्य तिलक ने कहा कि अच्छा, ये शांतिपूर्ण सभाओं की अनुमति देते हैं, तो गणेश विसर्जन शुरू हो गया। गणेश सभाएं, बहुत बड़ा गणेश पर्व कहना चाहिए। तो भगवान गणेश की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन, हरतालिका के बाद जो अभी आने वाला है भाद्रपद शुक्ल पक्ष, और इसके बाद अनंत चतुर्दशी, जो पहले से परंपरागत त्योहार है, उसके दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन। तो चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10-11 दिन बहुत बड़ा सामाजिक आयोजन, इतना बड़ा होने लगा। महाराष्ट्र में लाखों लाख लोग कुल मिलाकर बहुत सारी सभाओं में शामिल होने लगे। फिर वो मध्य प्रदेश और दिल्ली तक फैल गया। और उधर बंगाल में उन्होंने उसके बाद जो नवरात्रि आती है, उसमें दुर्गा पूजन के समारोह इसी तरह शुरू कर दिए। तो ये ना वैचारिक अभिव्यक्ति की जो थोड़ी सी छूट दी थी उन्होंने, अभी जैसी छूट तो कभी नहीं थी, लेकिन थोड़ी जो थी उसका लाभ लिया गया। तो ये क्या है, जब शासक हमारा विरोधी है, शत्रु है, लेकिन दिखावे के लिए कि हम लोग इकट्ठे होकर उसको मार ही नहीं डालें, थोड़ी सी भाप निकलती रहे, उसके लिए उसने धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी। तब इस तरह की सभाएं पहले लोकमान्य तिलक ने की। फिर गांधी जी वहां दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, वहां भी उन्होंने ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया था। तो अंग्रेजों ने उनको देखा कि ये बड़े ही निष्ठावान हैं, हमारे प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं, और जो आंदोलन है उसको भड़कने नहीं देते, शांतिपूर्ण रखते हैं। तो उनसे कहा भाई जरा भारत चले जाओ, वहां राजनीति करो। तो अंग्रेजों के सलाह पर गांधी जी भारत आए, और फिर ये लोकमान्य तिलक के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का अंग्रेजों के संकेत पर धीरे धीरे नेतृत्व किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरोधी थे, तो उनको किसी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए, तो भी उनको छोड़ के निकलने को विवश कर दिया दोबारा जब अध्यक्ष बने। तो इस तरह गांधी जी ने शांतिपूर्ण आंदोलन अंग्रेजों की नीति के अनुसार चलाया। उसमें उनकी अपनी राष्ट्रभक्ति भी थी, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद भारत इसी से शांतिपूर्वक आगे बढ़ेगा, और उनका यह भी था कि इससे अंत में हम अंग्रेजों को जाने को विवश कर देंगे। और कुछ लोगों के अनुसार चतुराई थी, जो भी है। लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन कब होता है, जब आप शासक नहीं हैं, शासन ने आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, अवसर दे दिया है, तो शांतिपूर्ण आंदोलन होता है। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को जाना पड़ा, मुख्यतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भय से और आजाद हिंद फौज के भय से, और सेना में भी क्षोभ आ गया। और ये वो सेना थी जो प्रथम वर्ष थी विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जिसने जीत दिलाई थी, नहीं तो अंग्रेजों को जर्मनी पीस के चटनी बना देता। तो जब उस सेना में विद्रोह हुआ, तो उन्हें लगा कि हम जाएंगे तो अपने गांधी और नेहरू की पार्टी को सत्ता सौंप जाए। तो उस तरह से सत्ता सौंप गए। उस लंबी प्रक्रिया की अभी बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें भी क्या छल कपट हुआ। लेकिन जब सत्ता गए तो कहा कि संविधान बनाओ, तो इन्होंने जो इंडिया एक्ट 1935 था उसी तरह का संविधान बना बुन दिया। तो उसमें नागरिक अधिकार, वो जो सबसे ज्यादा हत्याएं करता था ब्रिटिश शासन, सबसे ज्यादा दमन करता था, लेकिन हाँ ये मानना पड़ेगा कि मुसलमानों की तरह की तो नहीं करता था कि एकदम, वो दिखाता था कि नहीं नहीं हम तो भारत का भला ही चाहते हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। तो कभी हिंदुओं को पटाए, कभी मुसलमानों को, कुछ उदारता भी करता था, गुण दोष दोनों बताना चाहिए। तो उसने कहा संविधान बनाओ, तो इन्होंने उसका दे दिया, जैसे आपने रखा है अभिव्यक्ति का अधिकार वैसा है। तो संविधान बन गया। अब संविधान के बाद क्या होता है कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अपने ज्ञान की नहीं, किसी अन्य भाषा में पढ़ रहे हैं या अन्य भाषा का अनुवाद पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, कोल्हू का बैल हो जाती है, या कुएं का मेढक हो जाती है, उतने उतने में चक्कर काटती है जो पढ़ाया जाता है। तो बड़े बड़े मेधावी थे, पर उसमें से कुछ ही लोग अपने शास्त्र पढ़े, बाकी लोग वही पढ़ते थे। तो उनको लगा कि अच्छा, अब आधुनिक काल में यही राजनीति चलेगी, यही चलेगा। वही उन्होंने इंडिया एक्ट 1935 की नकल में भारत का संविधान बना दिया। तो अपने यहाँ भी
चल रहा है। अब इसमें एक देश और काल का जो बोध है वो अगर आप पराई भाषा, पराई परंपरा उसमें करो तो धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। इस विषय में बहुत से हमारे लेखकों ने भी, जैसे एक बहुत बड़े लेखक थे सच्चिदानंद निरंजन रसायनज्ञ, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़े थे, एक बार अंग्रेजों की सेना में भी शामिल हुए थे और क्रांतिकारियों के साथ भी थे, बड़ा लंबा जीवन है। तो उन्होंने एक एक कहानी लिखी है जो वस्तुतः यूरोप की एक वास्तविक घटना का सुंदर विवरण है। उनकी एक व्याख्यान माला है संवत्सर, उसमें उन्होंने काल की सापेक्षता का सिद्धांत बताया है और ये बताया है कि कैसे अगर काल का विवेक भिन्न हो तो मनुष्य अपने समय में जो घट रहा है उसको न देख के किसी एक खास काल की स्मृति से बन जाता है। उसका उदाहरण ये दिया कि कुछ सैनिक जर्मनी के डर से, कुछ अंग्रेज सैनिक जो है वो जाके जंगलों में रहने लगे, बड़े देशभक्त थे, निष्ठावान थे, लेकिन जब जर्मनी ने घेरा तो वो जाके बिहार, पहले जंगल बहुत थे यूरोप में सब जगह, इंग्लैंड में भी बड़े भयंकर जंगल, वहां जाके छिप गए। वहां किसी ऐसी जगह छिपे जहाँ थोड़ा एक तालाब जैसा था, गर्मियों में खासकर वो पिघलता था, बाकी समय जाड़े में जम जाता था, तो भी थोड़ा सा खोदो तो पानी निकल आता था, तो वहां रहने लगे। कुछ आसपास से कुछ जंगली फल फूल, कुछ जानवरों को मार के मांस वांस खा के जीने लगे और उन्होंने सोचा कि हमको गोला बनाना चाहिए जर्मनी को हराने के लिए। तो गोला कैसे बनाए, यहाँ तो कुछ साधन नहीं है। तो पहले उनको गोला बनाना आता था जब वो सेना में थे, हथगोले और बम गोले बनाना, तोप में डालने के लिए गोले बनाना। तो उन्होंने कहा भाई हमें आदत न भूल जाए, क्योंकि मौका मिलेगा, मान लो हमारे पक्ष को जीत हो गई या लंबी लड़ाई चली तो भी किसी दिन हमारे लोग मिलेंगे हमसे, तो वो हमसे कहेंगे तुम गोला बनाते थे, चलो गोला बनाओ। तो उसका अभ्यास करने लगे, तो उस तालाब से मिट्टी निकाल निकाल के वो गोला बनाते थे, अभ्यास, जिससे हमको याद रहे। और कुछ आस पास की लकड़ियां लाए, वहां जलाया, उसको पकाया, दिमाग में बना रहे कि ये गोला ऐसे बनाते हैं, ताकि मौका लगेगा तो हम फिर जर्मनों को मारेंगे तोप के गोले से और हाथ गोले, बम गोले से। और वो बनाने लगे, वो वहीं रह गए। अब भारतीय सेनाओं की मदद से, कुछ अपने उनके भी पराक्रम से, कुछ अन्य कारणों से इंग्लैंड और फ्रांस का पक्ष जीत गया। जब जीत गया तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया, जो उनके इंग्लैंड के लोग थे, किसी तरह, अरे वो कहाँ गए, वो हमारे सैनिक जो युद्ध से गए थे, बड़े वीर थे, कहीं पे उनको जर्मनों ने पकड़ा था, पर सुना है कि फिर वो मुक्त हो गए या जब गए थे। तो वो ढूंढने निकले तो वो मिले, तो उन्होंने कहा चलो अपने घर ढूंढ कर, नहीं नहीं मैं, हम लोग जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। अरे उन्होंने कहा जर्मनी तो कब का हार गया, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, फिर आ जाएगा, हम गोले का अभ्यास कर रहे हैं। तो काल का बोध अगर ठहर जाए तो मनुष्य ऐसा ही विचित्र हो जाता है। कहाँ वो पहले एक महान सैनिक थे, कहाँ आप विदूषक लगने लगे। तो भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से और अपने इतिहास, अपने परंपरा, अपने ज्ञान को शिक्षा से बाहर कर देने के कारण बहुत से लोग ब्रिटिश काल में जड़ हो गए। तो ब्रिटिश काल में धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज शासक थे और उन्होंने जरा सी जगह दी थी कि धरना प्रदर्शन कर सकते हो, तो वो करने लगे। तो अब वो उसको, धरना प्रदर्शन को ही लोकतंत्र का अंग समझते हैं। तो अरे भाई, अच्छा। और दूसरी ओर जिन्होंने अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए सत्ता पाई, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए उसकी बड़ी महिमा गाई। नहीं तो लोग सोचते साले अंग्रेजों की दलाल हैं, कुछ भी सोचते। तो कहा नहीं नहीं, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। वहां तो इंडिया इंडिपेंडेंस बिल लंदन में पारित हुआ, ब्रिटिश संसद में, लेकिन चतुर हो गए थे ये, बाद में सचमुच इन्होंने उससे अपना संबंध तोड़ लिया। लेकिन जब शुरू में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल के पारित होने पर जब आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो यहाँ कैसे कहते कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, तो खूब शोर मचाया कांग्रेस ने, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। तो अब तुम ही शासक हो, अब तुम ही शासक हो, अपने वोटर्स से कहने लगे। कैसे, हम कैसे शासक है, नहीं सब लोग वोट दोगे। कुछ तो अंग्रेजों के समय भी वोट के चला दिया था 1937 से, अब और कहा और अधिकार देंगे। तो एक और तो लोगों में ये प्रचार कर दिया कि तुम ही शासक हो, क्योंकि तुमको वोट देने को मिलता है। ये अलग बात है कि शासन कैसे बनेगा, उसका ढांचा क्या होगा, ये पहले से तय था। और वो शासन जो ब्रिटिश शासन था, जो नागरिकों के जीवन को अपने कंट्रोल में रखता था, हर चीज को, वही शासन चल रहा था, अभी तक चल रहा है। तो वस्तुतः शासन का नियंत्रण तो
जो शासन के अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी में जाएंगे, उनके पास था, नागरिकों के पास केवल एक अधिकार है, वोट दे दो। फिर कुछ और अधिकार मिले कि अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हो और कुछ अपना स्कूल विस्कूल भी चला सकते हो। तो जो संविधान के भाग 3 में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए हैं वो प्राप्त है। लेकिन मुख्य बात यह है कि धरना आंदोलन की आदत पड़ गई, तो धरना आंदोलन कर रहे हैं और इधर क्या कह रहे हैं, हम ही शासक हैं। अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे, वो बेचारा सेना से ट्रक ड्राइवर था और रिटायर हुआ था, ज्यादा समझता नहीं था, उसको भी किसी ने चढ़ा दिया। यहाँ से बहुत से कम्युनिस्ट जाते थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय से, और उसको, वो जीवन में बहुत तपस्वी और साधु था, उनको कहा आंदोलन करो, तो वो आंदोलन देने आ गए। आंदोलन में बैठे भी और सब कम्युनिस्टों और सबके सहयोग से आंदोलन में खूब भीड़ हुई। बाद में संघ ने भी सहायता दी और भाषा क्या बोलते थे, हमारा शासन है, हम मालिक हैं। अरे तो मालिक कभी धरने में बैठता है, कभी आंदोलन में बैठता है। लेकिन इस तरह की विचार विहीनता, पराई शिक्षा, ऐसी भाषा, ऐसी पदावली जो हमारी नहीं है, अपरिचित, अबूझ, उसके कारण शिक्षित हिंदुओं में बहुत आ गई। हम मालिक हैं, देश हम चला रहे हैं, हमको वोट देने का अधिकार है, इसलिए हम ही देश के मालिक हैं, शासन है। संविधान भी कहता है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। अच्छा, और हम धरना में भी बैठते हैं। संसार में कोई भी शासक कभी धरना आंदोलन में बैठता है? धरना आंदोलन में कौन बैठता है? जो शासन से भी वंचित है, अधिकारों से भी वंचित है, बस उसको इतना अधिकार दिया गया है कि धरना में बैठो।